नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फियरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं निबोस इंटरनेशनल डिप्लोमा फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोफेशनल ID1। और इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे सोशियो लीगल मॉडल। आगे में हम लोग इन्फोर्समेंट के बारे में जानने वाले हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इसका कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन के बारे में जानने वाले हैं, नॉन गवर्नमेंट बॉडीज़ एंड हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में जानने वाले हैं, थर्ड पार्टीज़ के बारे में जानने वाले हैं और इंश्योरर के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोशियो लीगल मॉडल। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बिना लेजिस्लेशन के, बिना लॉ के कोई भी हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि अगर ये लॉ नहीं रहे तो कोई भी आदमी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी मनमर्जी से कुछ भी करेगा और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खुद हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कोई उस कंट्री में एक लॉ हो, एक लेजिस्लेशन हो, जिसके चलते वो बाध्य हो कोई भी एम्प्लॉयर की वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन हो। और इस तरह से लेजिस्लेशन इम्प्लीमेंट करके वहाँ पे एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट की जाती है। तो आइए जानते हैं रोल, फंक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ लेजिस्लेशन। तो लेजिस्लेशन का रोल ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खुद सेल्फ गुड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। तो लेजिस्लेशन एक वहाँ पे एक स्टैंडर्ड देता है कि आपको ये काम करना ही करना है। और साथ में इसका फंक्शन आप देखेंगे कि ये एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये मेट करना ही करना है। अगर आप नहीं करते हो यानी कि आप लेजिस्लेशन ब्रीच कर रहे हो, और अगर आप इस चीज़ को नहीं करते हो तो आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। और इसका लिमिटेशन ये होता है कि एक मिनिमम लाइन खींच देता है, एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर देता है, जिससे क्या होता है एम्प्लॉयर इसको क्रॉस नहीं करते हैं। वो जितना मिनिमम है उतना करके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर ये नहीं रहे तो कोई लेवल नहीं रहेगा जिसके चलते वो कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो बेस्ट प्रैक्टिस, बेस्ट से बेस्ट कर सकता है। बट ये होने से एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट हो जाता है जिसके चलते वो वहाँ तक पहुँच पाते हैं और उसके आगे पहुँचने की ज़्यादा कोशिश नहीं करते हैं। तो अगर हम लोग एग्जांपल देखें लेजिस्लेशन के बारे में, तो हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क एक्ट 1974 यूके में एक्ट है जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी का स्टैंडर्ड सेट करता है यूके में। और अगर यूएसए की बात करें तो वहाँ पे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट 1970 वहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेट करता है। वर्क इन्वायरमेंट एक्ट 1977 स्वीडन में एक स्टैंडर्ड सेट करता है। और ये क्या करता है, डिफ़ाइन करता है मिनिमम एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मानना ही मानना है और इसको इम्प्लीमेंट करना है। और इसके ऊपर चाहे तो और ज़्यादा कर सकता है, बट ये मिनिमम एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि लेजिस्लेशन होता क्या है। तो अगर हम लोग बात करें लेजिस्लेशन का, तो लेजिस्लेशन एक स्टैट्यूटेट एंड अदर लीगल इंस्ट्रूमेंट होता है। यानी कि एक डॉक्यूमेंट होता है, एक लॉ होता है, एक रूल्स होता है, आप नियम कह सकते हैं, दैट हैज़ बीन इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट बॉडी उसको लागू करता है। तो इसी को हम लोग लेजिस्लेशन बोलते हैं। और गवर्निंग बॉडी क्या होता है, तो हर एक देश में अलग अलग होता है। तो जैसे पार्लियामेंट है इंडिया में, तो इस तरह के गवर्निंग बॉडी जो है, जो कि चुन के आते हैं, वही लोग लॉ बनाते हैं और इसी को हम लोग लेजिस्लेशन कहते हैं। अब लेजिस्लेशन आप देखेंगे तो ये दो तरह का हो सकता है, मे बी इंट्रोड्यूस दैट लीड टू क्रिमिनल और सिविल कंसिक्वेंसेस। यानी कि या तो क्रिमिनल हो सकता है या सिविल हो सकता है। क्राइम क्या है, जो हम कोई आदमी करता है क्राइम, और इसमें क्या होता है, पनिशमेंट होता है, या फाइन लग सकता है, या आपको जेल हो सकती है, प्रिजन सेंटेंस हो सकता है, या तो
ये क्रिमिनल ऑफेंस क्या होंगे, ये गवर्नमेंट बॉडी तय करेगा। जैसे मैं बोलूँ तो किसी का मर्डर करना, झगड़ा करना, चोरी करना, ये सारा चीज़ क्रिमिनल ऑफेंस में आता है। और अगर सिविल की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का लॉस सह रहा है या किसी वर्क प्लेस पे इंजर्ड हो गया तो ये सब सिविल ऑफेंस है, सिविल एक्शन इस पे होता है। इसमें दो लोग होंगे, एक क्लेम्ट होगा और एक डिफेंडर होगा। तो इसमें क्या होगा सिविल में कि अगर किसी वर्क प्लेस पे किसी को कोई बीमारी हो गई, चोट लग गया, तो ये क्राइम में नहीं आएगा। यहाँ पे जिसको चोट लगा है वो सिविल क्लेम करेगा, यानी कि किसी तरह कंपेंसेशन के लिए क्लेम करेगा और उसको कंपेंसेशन मिलेगा। ये एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। तो इस तरह से दो तरह से आपको देखने को मिलेंगे। तो लेजिस्लेशन दो तरह के हो जाते हैं, एक गोल सेटिंग और एक होता है प्रिस्क्रिप्टिव लीगल मॉडल। यानी कि एक गोल सेट करता है, आपको एक गोल दे देगा कि भाई देखो आपको ये काम करना है और आप कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे, ये आपकी मर्जी है। मतलब सारा डिस्क्रिप्शन नहीं रहेगा उसमें। जबकि एक प्रिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि हर चीज़ प्रिस्क्राइब रहता है, हर चीज़ का एक लाइन बाय लाइन लिखा रहता है, आपको उस काम को उसी तरीके से करना है। तो ये दोनों लेजिस्लेशन आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिलेंगे। हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे आज, जिससे आपको समझ में आएगा कि कौन से देश में किस तरह का लेजिस्लेशन है। तो गोल सेटिंग लेजिस्लेशन क्या करता है, तो गोल सेटिंग लेजिस्लेशन अगर आप देखेंगे तो एक ऑब्जेक्टिव तय करता है कि आपको करना क्या है ना, और बाकी चीज़ छोड़ देता है ड्यूटी होल्डर पे कि आप डिसाइड करो कि आप इसको कैसे कर सकते हो। बेस्ट वे ऑफ अचीविंग द डिफाइंड गोल ये आपको तय करना है, आप कैसे करोगे। ड्यूटी होल्डर बोले तो जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है कंपनी का, उसके ऊपर ये सारा चीज़ रहता है कि आप कैसे करना है, ये आप देखो। इसका एक एग्जाम्पल है यूके में, द प्रिंसिपल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट गवर्निंग हेल्थ एंड सेफ्टी इज HSWA सेक्शन 2। वो कहता है कि इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी एम्प्लॉयर टू इंश्योर so far as reasonably practicable the health and safety and welfare at work of all the employee। यानी कि जितना प्रैक्टिकल हो सके आपको अपने वर्कर का हेल्थ एंड सेफ्टी वेलफेयर का ध्यान रखना है। तो ये क्या करता है, एक आपको बोले तो एक ऑब्जेक्टिव दे दिया, आपको करना है, उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखना है। अब कैसे रखना है ये आप डिसाइड कर लो। तो इसको बोलते हैं गोल सेटिंग लेजिस्लेशन। सेकेंड अगर बात करें प्रिस्क्रिप्टिव लेजिस्लेशन के बारे में, तो एज नेम सजेस्ट ये क्या करता है कि आपको हर चीज़ को लिख के देता है कि आपको इस काम को ऐसे करना है। इसका एक एग्जाम्पल है कि यूके में प्रोविज़न ऑफ यूज़ ऑफ वर्क इक्विपमेंट रेगुलेशन 1998 PUWER शॉर्ट में बोलते हैं, रेगुलेशन 26 में लिखा हुआ है मोबाइल वर्क इक्विपमेंट के ऊपर रोलिंग ओवर के लिए बचाने के लिए ये प्रिस्क्राइब करता है, जिसमें ये कहता है कि रेगुलेशन 26 रोलिंग ओवर ऑफ मोबाइल वर्क इक्विपमेंट स्टेट्स एवरी एम्प्लॉयर शैल इंश्योर दैट वेयर देयर इज रिस्क टू एन एम्प्लॉई राइडिंग ऑन मोबाइल वर्क इक्विपमेंट फ्रॉम इट्स रोलिंग ओवर इट इज़ मिनिमाइज्ड बाई। ये चार चीज़ें कर सकते हैं। पहला क्या है, स्टेबलाइजिंग द वर्क इक्विपमेंट को स्टेबलाइज करना है, और साथ में स्ट्रक्चर विच इंश्योर दैट वर्क इक्विपमेंट डज नो मोर देन फॉल ऑन इट्स साइड। कोई ऐसा स्ट्रक्चर लगाना जिससे कि वो साइड में फॉल ना हो, और स्ट्रक्चर गिविंग सफिशिएंट क्लियरेंस टू एनीवन बीइंग कैरिड इफ इट इज़ ओवरटर्न फर्दर देन दैट, और डिवाइस गिविंग कंपेरेबल प्रोटेक्शन, यानी कि रोल ओवर प्रोटेक्शन उस पर लगाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पूरा जो यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया है कैसे कैसे करना है। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जिसमें रेगुलेशन 8 पुअर
आधा गोल सेटिंग है और आधा जो है प्रिस्क्रिप्टिव है। एवरी एम्प्लॉयर शैल इंश्योर दैट all person who use work equipment have available to them adequate health and safety information and where appropriate written instruction pertaining to use of the work equipment। तो ये हमें अवेलेबल करवाने हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, तो एक तरह से उसमें क्या होनी चाहिए वो पूरी तरह से क्लियर भी नहीं है। तो एक तरह से देखें तो ये मिला जुला है, गोल सेटिंग भी है और प्रिस्क्रिप्टिव भी है ना। अब आइए जानते हैं कि व्हाट इज़ एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ द बोथ मॉडल, गोल सेटिंग लेजिस्लेशन और प्रिस्क्रिप्टिव लेजिस्लेशन। तो प्रिस्क्रिप्टिव जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे सब कुछ पहले से प्रिस्क्राइब रहेगा। तो इससे क्या होगा, जो ड्यूटी होल्डर होगा या एम्प्लॉयर भी बोल सकते हैं, वो ईजिली समझ जाएगा कि उसको करना क्या है। और साथ में जो इन्फोर्समेंट अथॉरिटी होगी, इन्फोर्समेंट अथॉरिटी मतलब जो उस लेजिस्लेशन को इम्प्लीमेंट करवाना है, तो उसको ही पता चलेगा कि यहाँ पे क्या चेक करना है। तो पूरा चीज़ क्लियर रहेगा। और इट डज नॉट नीड ए हायर लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्शन इज रिक्वायर्ड एंड प्रोवाइड ए यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड टू बी मेड बाय ऑल ड्यूटी होल्डर। जबकि मैं अगर लिमिटेशन की बात करूं, तो इसका लिमिटेशन ये है कि जब हम स्टैंडर्ड बनाते हैं तो कई जगह पे ऐसा होता है कि समय के साथ टेक्नोलॉजी चेंज होता है, तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है। और कई जगह पे लगता है कि इसमें चेंजेज होने चाहिए, जबकि वहाँ प्रिस्क्राइब किया गया तो वही करने के लिए मजबूर आदमी होता है, तो अच्छे से काम नहीं करता है। यानी कि यह इनफ्लेक्सिबल होता है और किसी किसी जगह पे यह पूरी तरह से अच्छे से काम करेगा और किसी जगह पे नहीं भी करेगा। और इसमें आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंट रिवीजन करना पड़ता है। समय के साथ अगर आप बदलाव नहीं करेंगे तो ये लेजिस्लेशन उतना अच्छे से काम नहीं करेगा। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, तो इसमें रिवीजन बार बार करना पड़ता है। जबकि गोल सेटिंग लेजिस्लेशन को अगर देखें, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। यानी कि आपको गोल दे दिया गया, आप कुछ भी करो ना, बस वो गोल फुलफिल होना चाहिए। और जब कोई कंप्लायंस इसकी होती है, तो ये वर्क प्लेस पे जो रिस्क रहता है उसके अनुसार वहाँ पे लोग प्रिकॉशन लेते हैं और ये स्पेसिफिक हो जाता है। और इसको जनरल है, गोल दिया गया है, इसलिए इसे बार बार रिवीजन करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जनरल होने के चलते ये वाइडर रेंज ऑफ वर्क प्लेस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप इसको। जबकि जैसे मैंने बोला, एक फॉर्कलिफ्ट के बारे में दिया वहाँ पे, तो जहाँ फॉर्कलिफ्ट होगा वहाँ पे वो स्टैंडर्ड लगेगा, जहाँ नहीं होगा वहाँ नहीं लगेगा। तो जनरल टर्म में अगर दें तो ये चीज़ें हर जगह पे हो जाएगी। कोई भी वर्क इक्विपमेंट खरीदते हैं तो उसके बारे में अगर वर्कर को पता होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन उसको होनी चाहिए। तो इस तरह से देखिए एक जनरल टर्म हो जाता है। ये मिला जुला है दोनों का। लेकिन गोल सेटिंग लेजिस्लेशन क्या करता है, गोल आपको देता है। इसका लिमिटेशन क्या है? कई बार लोग कुछ भी करते हैं, मतलब ड्यूटी होल्डर जो एम्प्लॉयर है वो कुछ भी करता है और पता नहीं हो पाता है कि ये एडिक्वेट है। रीजनेबल प्रैक्टिकल उसमें लिखा होता है कि आप जितना हो सके करो, लेकिन उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो आदमी बोलता है कि मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ, जबकि वो एडिक्वेट नहीं होता है कई जगहों पे। और इस पे हमेशा आर्गुमेंट होते रहता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और इसमें कोर्ट का इंटरवेंशन रिक्वायर हो जाता है कि भाई आप देखो, जो ये काम कर रहा है, जो प्रिकॉशन इसने लिया है, वो क्या रीजनेबली प्रैक्टिकेबल है, क्या एडिक्वेट है क्या। तो कई बार इस पे जो इन्फोर्समेंट अथॉरिटी होती है वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कराने में सक्षम नहीं होती है। और जो ड्यूटी होल्डर होता है उसको हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी चाहिए कि वो कैसे करेगा, क्योंकि वो सारा चीज़ तो लिख के उसको नहीं दिया गया है कि ऐसे ऐसे करना है। उसको केवल गोल मिला है गोल सेटिंग लेजिस्लेशन में, तो इसलिए वहाँ पे उसकी कॉम्पिटेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये उसका डिसएडवांटेज है।
अब लीगल हायरार्की ऑफ स्टेट एंड फेडरल लॉ, आप देखेंगे कि एक देश में बहुत सारे स्टेट होते हैं और हर स्टेट में अलग अलग कानून होता है। तो सारे स्टेट मिलके सेंट्रल गवर्नमेंट चलती है, जिसको हम लोग कह सकते हैं फेडरल लॉ जो बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो फेडरल लॉ है। और स्टेट का भी लॉ होता है सेफ्टी में भी। तो फेडरल लॉ क्या होता है, तो लॉ क्रिएटेड बाय फेडरल गवर्नमेंट ऑफ ए नेशन। और फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारी पार्टी जो है, स्टेट की पॉलिटिकल यूनिट जो है वो मिल के एक फेडरेशन बनाती है, फेडरल गवर्नमेंट बनता है। और वही वो सेट करता है कि पूरे कंट्री में किस तरह का लॉ रहेगा। इसके एग्जाम्पल है यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो आप देखेंगे इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं और सारे स्टेट मिलके एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और वही गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि पूरे स्टेट में किस तरह के, जबकि स्टेट के भी अपने अपने लॉ होते हैं। तो फेडरल सिस्टम का काम होता है कि वो पूरे कंट्री में एक जैसा रूल रहे सेफ्टी का। यूएसए में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ 1970 है, जो कि एक हार्मोनाइज स्टैंडर्ड तय करता है पूरे स्टेट के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। उसी तरह अगर बात करें यूरोप में, तो यूरोप में आप देखेंगे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है, वो जो ट्रीटी हुई थी रोम की 1957 में, उससे एक हार्मोनाइज स्टैंडर्ड पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट हुए थे। 6 स्टेट थे उस समय, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और बाद में ये कॉमन मार्केट बढ़ते गए और वो जो है यूरोपियन यूनियन बन गया 1993 में, 1993 में। और अभी उसमें 27 मेंबर्स हैं। और वहाँ पे फ्रेमवर्क डायरेक्टिव 1989 आया और इस तरह से वहाँ पे आप देखेंगे कि एक यूनिफॉर्म, एक हार्मोनाइज स्टैंडर्ड है जो कि पूरे यूरोप में एक जैसा स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट होता है। जैसे सी जो कन्फर्मिटी है उसका एक एग्जाम्पल है कि सारे उस पूरे यूरोप में अगर कोई सामान बेचना है तो ये कन्फर्मिटी होनी चाहिए। अब अगर बात करें कि अगर कुछ फेलियर होता है इन ड्यूटी ऑफ केयर, ये जो लेजिस्लेशन क्या का सेट करता है, एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि आपको ये काम करना है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को नहीं करते हैं तो आप निग्लिजेंस करते हैं, यानी कि आप ड्यूटी ऑफ केयर जो है आपके ऊपर, उसका आप पालन नहीं कर रहे हैं। तो अगर कुछ लॉस होता है, लॉस इवेंट इन टर्म ऑफ फेलियर इन द ड्यूटी ऑफ केयर टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल एंड कंपेंसेटरी मैकेनिज्म दैट मे बी अवेलेबल, तो वहाँ पे आप देखेंगे एक कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर आप ये काम नहीं करते हैं, आपके चलते किसी को चोट लग जाता है, तो किस तरह का कंपेंसेशन होगा, उसके क्या सिस्टम होंगे, तो ये हम लोग देखने वाले हैं। तो कई बार कोई वर्कर जब साइट पे जाता है, उसको चोट लग जाता है, उसको कोई बीमारी हो जाती है, डिजीज हो जाता है, तो ऐसे में उसको जो ड्यूटी होल्डर है उस अच्छे से अपना ड्यूटी नहीं किया, यानी कि जो कुछ करना चाहिए था वो नहीं किया, सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन नहीं किया, तो वहाँ पे उसको कंपेंसेशन मिलना चाहिए। जो कंपेंसेटरी स्कीम है इसको भी डिवाइड किया जाता है, जहाँ पे कई बार आपको ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है कि एम्प्लॉयर का फॉल्ट था जिसके चलते आपको चोट लगा, और क्लेम को ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि ये डिफेंडेड जो है वो फॉल्टी था, यानी कि जो एम्प्लॉयर है उसने अपना ड्यूटी अच्छे से नहीं किया, नेग्लिजेंस के चलते एक्सीडेंट हुआ। तो इसको देखें तो एक होता है नो फॉल्ट कंपनसेशन स्कीम और एक होता है फॉल्ट कंपनसेशन स्कीम। जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, नो फॉल्ट कंपनसेशन स्कीम में
आपको एम्प्लॉयर का फॉल्ट बताने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको एम्प्लॉय किया है उसका फॉल्ट बताने की ज़रूरत नहीं कि इसने ये गलती की जिसके चलते हमें ये चीज़ हुआ। अगर आप कुछ भी होता है तो आपको पैसे जो कंपनसेशन है वो मिलेंगे। तो ये भी आप देखेंगे जो मोस्ट नॉन फॉल्ट वर्कर कंपनसेशन स्कीम है वो 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। एक जो है आपका जिसमें एम्प्लॉयर क्या करेगा, इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करेगा और कुछ भी होगा तो वो इंश्योरेंस कंपनी वर्कर को कंपनसेशन देगा। एक होता है कि आपको इंश्योरेंस कराने की ज़रूरत नहीं है। कई जगहों पे ऐसा होता है कि अगर आपके यहाँ लोग काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट एजेंसी आपका इंश्योरेंस खुद करेगी। इसके बदले में आपसे किसी तरह से पैसे ले सकती है, टैक्स के माध्यम से या किसी और माध्यम से। और अगर कुछ होता है तो गवर्नमेंट उसको कंपनसेशन देगी। इसको सोशल इंश्योरेंस हम लोग कहते हैं और ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ये दोनों केसेस में आपको देखेंगे कि वर्कर को रिपोर्ट करना पड़ता है कि हमें ये चोट लगा, हमें इस तरह की इंजरी हुई, डिजीज हुआ, और इसका एक टाइम फ्रेम होता है कि आप इतने दिन के अंदर में आपको रिपोर्ट करना है। तो अगर कोई इंजरी हुई तो आप तुरंत कर सकते हो, लेकिन डिजीज़ के केस में, कोई इलनेस के केस में ये जो टाइम लिमिट है वो ज़्यादा भी रहता है। तो ये कंट्री टू कंट्री ये चीज़ें वेरी करती हैं, बट ये मॉडल आपको जानना ज़रूरी है यहाँ पे। तो एम्प्लॉयर स्कीम क्या होता है, ये जो हम लोगों ने 2 चीज़ देखा था ऊपर में, एक एम्प्लॉयर स्कीम और एक देखा था सोशल इंश्योरेंस स्कीम। तो एम्प्लॉयर स्कीम में होता है कि जो एम्प्लॉयर है वो इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करता है और उसके बदले में वो कंपनसेशन हैंडल करता है, जो भी होता है देता है क्लेम्ट को। और सोशल इंश्योरेंस स्कीम में गवर्नमेंट करता है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी कुछ दिए गए हैं, जैसे यूके में इंडस्ट्रियल इंजरी डिसेबलमेंट बेनिफिट स्कीम है जो कि यूज़ किया जाता है। वहाँ पे डिजीज़ के केस में 70 डिजीज़ वहाँ पे तय किए गए हैं कि इसमें कुछ भी होता है तो आपको कंपनसेशन मिलेगा। और पर्सनल इंजरी भी डिस्क्राइब, वहाँ पे पर्सनल इंजरी भी कुछ होता है तो उस केस में भी आपको मिलेगा। अब हमने सबसे पहला पढ़ा था कि नो फॉल्ट कंपनसेशन स्कीम, यानी कि उसमें किसी आदमी गलती हो न हो उसको कंपनसेशन मिलेगा। सेकेंड जो था वो फॉल्ट कंपनसेशन स्कीम, एम्प्लॉयर लायबिलिटी, यानी कि इसमें अगर कुछ होता है तो हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा, यानी वर्कर को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इसमें एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल था, मतलब एम्प्लॉयर ने ये चीज़ें नहीं की जिसके चलते ये एक्सीडेंट हुआ और इसके लिए आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ये यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में इस तरह का लेजिस्लेशन है। ये जो इंजर्ड वर्कर है या उसके जो डिपेंडेंट है, अगर कुछ फेटल हो जाता है उस आदमी को तो वो सिविल क्लेम करेगा, सिविल एक्शन लेगा एम्प्लॉयर को, और वहाँ पे फॉल्ट को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा और प्रूफ करना पड़ेगा, तब जाके उसको कंपनसेशन मिलेगा। ये प्रूफ करना पड़ेगा कि एम्प्लॉयर की नेग्लिजेंसी के चलते एक्सीडेंट हुआ है। तो जो क्लेम्ट हैं, जो क्लेम करने वाले, उनको 2 तरह से प्रूफ करना पड़ेगा कि ये उनकी नेग्लिजेंसी थी। एक तो उसको बताना पड़ेगा कि ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटी बतानी पड़ेगी। क्लेम्ट को 2 चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेगी, या तो उसको ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटी प्रूफ करनी पड़ेगी कि जो लॉ था उसका ब्रीच हुआ, और इसमें से ये कोई एक हो सकता है। और सेकेंड जो प्रूफ करना पड़ेगा कि नेग्लिजेंस हुई जिसके चलते जो है एक्सीडेंट हुआ, और अगर वो सक्सेस होता है तो उसको कंपनसेशन मिलेगा, और कंपनसेशन को ही हम लोग डैमेज बोलते हैं। अब आइए जानते हैं डैमेज के बारे में। तो जो डैमेज होता है जिसके ऊपर कंपनसेशन मिलता है, तो डैमेज में भी क्लासिफाइड एज इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिकल डैमेज में आप देखेंगे कि ये एक मॉनेटरी लॉस है, पैसे का लॉस है, और
नॉन इकोनॉमिक डैमेज में आप देखेंगे कि जो चोट लगा, जो पेन हुआ, जो सफरिंग हुई, जो लॉस ऑफ कंपेनियनशिप और एम्यूनिटी हुई, इसके कारण जो लॉसेस होते हैं उसको हम लोग नॉन इकोनॉमिकल डैमेज में लेते हैं। तो जो ये डैमेज है वो दो तरह के हो जाते हैं, एक होता है कंपेंसेटरी और एक होता है प्यूनिटिव। कंपेंसेटरी यानी कि आपको कुछ कंपेंसेशन मिलेगा और ये डैमेज को फुलफ़िल करने के लिए पनिशमेंट भी देते हैं जो डिफेंडेंट है, जिसने गलती की है। तो ये जो कंपेंसेटरी डैमेज है ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो क्लेम्ड है उसके क्या लॉसेस हुए, और ये डिसाइड होता है कोर्ट के द्वारा जिसमें एविडेंस दिए जाते हैं। और ये जो डैमेज है वो दो तरह के हो जाते हैं, स्पेशल डैमेज और जनरल डैमेज। स्पेशल जो डैमेज है उसमें लॉस ऑफ अर्निंग ड्यू टू एक्सीडेंट और इल हेल्थ बोथ द ट्रायल, और सेकेंड जो है वो लीगल कॉस्ट है। थर्ड वन है मेडिकल कॉस्ट टू डेट, बिल्डिंग कॉस्ट है, नेसेसरी ट्रेवल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द केस है। ये सारे स्पेशल डैमेज में आते हैं। और जनरल डैमेज में आप देखेंगे तो लॉस ऑफ फ्यूचर अर्निंग होती है, फ्यूचर मेडिकल कॉस्ट है, पेन एंड सफरिंग है, लॉस ऑफ क्वालिटी लाइफ है, लॉस ऑफ फ्यूचर अपॉर्चुनिटी, ये सारे जनरल डैमेज में आते हैं। प्यूनिटिव डैमेज जो है वो इसमें पनिशमेंट दिया जाता है, जिसके चलते जो डिफेंडेंट है वो फिर ऐसा गलती फ्यूचर में न करे, इसको रोकने के लिए। तो अलग अलग देशों में ये जो प्यूनिटिव डैमेज है उसके लिए अलग अलग कोर्ट बने हुए हैं। और यूएसए में प्यूनिटिव डैमेज आर मैटर ऑफ स्टेट लॉ एंड देयर इज़ नो कंसिस्टेंट एप्लीकेशन across the country, or in some state they are based on the statute and in other on the case law। तो ये चीज़ें अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकती हैं, किसके हाथ में क्या है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या सीखा एक बार हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा सोशियो लीगल मॉडल में कि लेजिस्लेशन जो है इसके रोल, फंक्शन, लिमिटेशन क्या होते हैं। इसका रोल यही है कि हेल्थ एंड सेफ्टी, गुड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन हो, और एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है। लिमिटेशन ये है कि इसके बियॉन्ड लोग काम नहीं करते, और ये केवल मिनिमम देता है, मैक्सिमम नहीं देता है। लेजिस्लेशन क्या होता है हम लोगों ने जाना, और ये जो लेजिस्लेशन है वो गोल सेटिंग लेजिस्लेशन और प्रिस्क्रिप्टिव लेजिस्लेशन होता है। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, कुछ कंट्री का एग्जांपल भी हमने लिया, कुछ हम लोगों ने सैंपल भी देखे, उसके एडवांटेज और लिमिटेशन देखा दोनों का, और साथ में ये देखा कि लीगल हायरार्की ऑफ स्टेट एंड फेडरल लॉ। और हम लोगों ने देखा कि लॉस इवेंट इन टर्म ऑफ फेलियर इन ड्यूटी ऑफ केयर टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल, और कंपनसेटरी स्कीम के बारे में देखा जिसमें नो फॉल्ट, और एक फॉल्ट स्कीम के बारे में देखा। तो नो फॉल्ट में प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है, फॉल्ट वाले में प्रूफ करने की ज़रूरत होती है। और ये जो कंपनसेशन जो मिलता है इसको हम लोग डैमेज भी बोलते हैं, और डैमेज जो है वो इकोनॉमिक भी होता है, नॉन इकोनॉमिक भी होता है। और डैमेज को हम लोग कंपनसेटरी और प्यूनिटिव में अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। कंपनसेटरी जो है आप पैसे वगैरह दे के पूरी की जाती है, और प्यूनिटिव में पनिशमेंट वगैरह दिया जाता है ताकि फिर से इस तरह की गलती दोबारा ना हो। तो वही सारा चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो आई होप ये सब एलिमेंट 1.1 जो है आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।